साथियों, सफलता की क्या रणनीति हो सकती है, इसमें कुछ बेसिक बिंदु हैं जिस पर हम बात करेंगे। विद्यार्थियों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि सर, आगे जो हमारे पास में करीबन ये 5 माह का समय है, क्या इस 5 माह के समय में हम पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं? और अगर पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं तो कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें कि वो एक प्रकार से कंप्लीट जो है कहना चाहिए तैयारी हमारी मानी जाए, यानी कि संपूर्ण तैयारी हो जाए। नमस्कार विद्यार्थियों, स्कूल व्याख्याता की भर्ती 2025 के संबंध में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न है कि सर, ऐसी कौन सी रणनीति बनाएं, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि कुछ जो समस्याएं हमें आ रही है उसका समाधान भी हो जाए और आरपीएससी के द्वारा इस स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा में हम लोग सफल हो जाएं। तो साथियों, इस पर मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, आप सबसे उन बातों को मैं जो है रखना चाहता हूं। यदि इन बातों का विशेष ध्यान रख कर के आप अभ्यर्थी विद्यार्थी अध्ययन करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथियों, सफलता की क्या रणनीति हो सकती है, इसमें कुछ बेसिक बिंदु हैं जिस पर हम बात करेंगे। विद्यार्थियों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि सर, आगे जो हमारे पास में करीबन ये 5 माह का समय है, क्या इस 5 माह के समय में हम पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं? और अगर पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं तो कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें कि वो एक प्रकार से कंप्लीट जो है कहना चाहिए तैयारी हमारी मानी जाए, यानी कि संपूर्ण तैयारी हो जाए। दूसरा यह है कि सर, यदि मैं तैयारी करूं तो साथ में अपना अभ्यास कैसे करूं? अभ्यास करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है, कौन से तरीके हो सकते हैं, इस पर भी आप बात करें। साथ ही प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा आने वाले समय में, पूर्व में जो परीक्षाएं रही उसको देख करके क्या आगे की परीक्षाओं की संभावना, प्रश्न पत्रों की संभावना पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही जब एक बार मेरा प्रश्न अभ्यास पूरा हो जाता है, पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता हूं, तो सर मैं रिवीजन कब कब करूं, कौन कौन से स्टेप पर मुझे किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, ऐसे कुछ विषयों पर आज हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। तो साथियों, हर एक कहना चाहिए मैदान को जीतने के लिए, एक खेल या किसी युद्ध को जीतने के लिए जीतने वाले व्यक्ति कुछ और नहीं करते हैं, वो अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं। तैयारी सब लोग करते हैं, हर किसी को सफलता नहीं मिलती है। तो सफल लोग क्या करते हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो साथियों, सफल लोग अपने जीवन में पहले टारगेट को पूरा करने की एक रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के अकॉर्डिंग वो अपना जो है पूरा गेम कंप्लीट करते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति जो आज अगर पढ़ने के लिए बैठता है, जिसको लगता है कि मैं एमए का विद्यार्थी हूँ, बीएड का अंतिम वर्ष चल रहा है, क्या मैं इस पहले ही जो कहना चाहिए परीक्षा के अंदर मैं पास हो सकता हूँ क्या, उसमें अधिकतम अंक ला कर के सफलता अर्जित कर सकता हूँ क्या? तो साथियों, मैं यहाँ 4 बातों पर जो है चर्चा करूँगा और मेरा मानना है कि आपको उससे सफलता मिल सकती है। तो सफलता की रणनीति वो हम सभी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पाठ्यक्रम को पूरा करने से मेरा मतलब यह है साथियों कि हम उस पाठ्यक्रम को 100% अटेंड करें। कुछ साथी क्या करते हैं कि जो 2 प्रश्न पत्र होते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर है हमारा, जिसे हम जीके एंड जीएस के नाम से जानते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न हमको पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में। यानी यहाँ पर आपको हिंदी का भी प्रश्न पत्र हल करना है, 5 प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं, गणित के प्रश्न होते हैं, विज्ञान के प्रश्न होते हैं, यहाँ तक कि भूगोल और इतिहास के साथ साथ में पॉल साइंस के प्रश्न होते हैं। और साथियों, खास बात यहाँ कि यहाँ करंट जीके के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। कुछ साथी क्या करते हैं कि इस प्रश्न पत्र में इतिहास को अच्छा पढ़ लेते हैं, साथ ही हिंदी के जो प्रश्न होते हैं उसकी तरफ भी उनका ध्यान रहता है, साथ ही अंग्रेजी का भी अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे होते हैं जो मेरी तरह कभी गलती कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ और गणित में 5 ही प्रश्न आने वाले हैं तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो साथियों, 75 क्वेश्चन आते हैं, उन 75 प्रश्नों में से अगर 5 प्रश्न आप एक पूरे ही विषय के छोड़ देंगे तो आपके लिए तो 70 प्रश्न बच गए। दूसरी चीज़, विज्ञान के प्रश्न होते हैं, कुछ साथी क्या करते हैं कि यहाँ पर गलती कर सकते हैं। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान के प्रश्न होते हैं,
तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? वास्तव में तो पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहिए। और वास्तव में अगर पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करें तो इतना सारा सिलेबस कैसे पूरा हो? तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, पुस्तकों का चयन करें। पुस्तक का जो चयन करें उस समय हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। यानी कि एक न्यूनतम पाठ्यक्रम बनाएं। न्यूनतम पाठ्यक्रम अगर आप बनाते हैं, पुस्तकों का आप चयन करते हैं, तो आप कम समय में आप जो है पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। एक चीज़ तो ये हुई। अब वो न्यूनतम पुस्तकें कौन सी हो सकती है? तो जिसे आरपीएससी रिकमेंड करती है, आरबीएससी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड जिसे रिकमेंड करती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के संबंध में फर्स्ट पेपर को कैसे पढ़ा जाए, इसके संबंध में मैं एक वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं और बहुत अच्छा जो है उस वीडियो का इम्पैक्ट पड़ा। हजारों विद्यार्थियों ने उसको लाइक भी किया और साथ में उन पुस्तकों को देख करके वो समझ पाए कि हमें उन बेसिक चीज़ों को तैयार करना चाहिए। तो साथियों, मेरा पहला तो आपको ये कहना चाहिए कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पुस्तकें जो है उसका चयन करें और वे पुस्तकें न्यूनतम पुस्तकें लें। यानी कि एक टॉपिक पूरा करने के लिए 10 पुस्तकों की जरूरत नहीं है। यदि गणित पढ़नी है तो हम 8, 9, 10th की पाठ्य पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण की बात करें, जो 5 प्रश्न आते हैं, तो उसे हम 9 से 12th की जो पुस्तक आती है, सबसे ईजी पुस्तक रहती है, उसी को भी पढ़ सकते हैं और वहां से कोई प्रश्न आज तक बाहर नहीं गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये। इसी तरीके से तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर का जो कंप्लीट पाठ्यक्रम है उसके लिए पुस्तकों का चयन करें, न्यूनतम पुस्तक में पढ़ें, कम समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने का अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं कि यदि मैं समय प्रबंधन कर लेता हूं तो उस समय के प्रबंधन से उस बिंदु को पूरा किया जा सकता है। वैसे विशेष करके बड़े विद्वान और शिक्षक जो है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको 8+8+8 का फॉर्मूला देते हैं। खैर, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि ये ठीक है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बड़ी कड़ाई से इसका पालन किया जाए। जब आपको लगता है कि मैं 8 घंटे पढूं किसी दिन, तो भी ठीक है। हो सकता है किसी दिन आप 10 घंटे अध्ययन कर पाए, तो भी बेहतर स्थिति है। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि हम लोग उस दिन न पढ़ें। यानी कि 4 घंटे भी अध्ययन करें, 2 घंटे भी करें, किसी दिन कोई शादी ब्याह, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, तो हमको इन नियमों को तोड़ना पड़ता है। तो एक फ्लेक्सिबल जो स्थिति होती है, यानी कि जो एक सॉफ्ट स्थिति बनती है, वो भी हमको रखनी चाहिए। दूसरी स्थिति यह है कि सर, जो हमारा सेकेंड पेपर होता है, इस सेकेंड पेपर में भी हम लोग बात करें कि 150 प्रश्न होते हैं, करीबन कंप्लीटली 300 अंकों का ये बिंदु बनता है। कुछ साथी क्या करते हैं, जैसे मैं अपनी हिंदी की बात करके आपको समझाना चाहूँगा। इस प्रश्न पत्र को अगर हम लोग देखें तो ये 4 भागों में करीब तकरीबन बटा हुआ है। स्नातकोत्तर का अलग विषय है, स्नातक का अलग विषय है, उच्च माध्यमिक स्तर तक का अलग विषय है और साथ में ही जो है विद्यालय प्रबंधन, शिक्षण विधि संबंधी जो बिंदु और कुछ कंप्यूटर के प्रश्न भी बनते हैं। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि सबसे पहले हम पुस्तकों का चयन करें और वे न्यूनतम पुस्तकें लें जिनको एक बार पढ़ने से हमारा काम चल सकता है, जिससे हमारी समझ बढ़ सकती है। मार्केट से हर किसी पुस्तक को उठा करके नहीं लाएं। मैं आपको इस प्रकार की सलाह हमेशा देता रहा हूं, आगे भी ये देता रहूंगा। साथ ही साथियों, कम समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने की अपनी एक रणनीति तो बनाएं, लेकिन उसको समझ करके आप आगे बढ़ें, ये भी ध्यान रखें। और साथियों, समय प्रबंधन तो हर एक चीज़ के लिए निर्धारित होता है कि यदि मैं 8 घंटे का भी अध्ययन करूं तो मेरे 4 घंटे का अध्ययन तो एक पेपर के लिए होना चाहिए, दूसरा जो है 4 घंटे का अध्ययन इसके लिए होना चाहिए। देखिए, कई साथी कई वर्षों से तैयारी कर रहे होते हैं, ये वाला पेपर उनका अच्छा हो सकता है जीके जीएस का, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए जब कोई विद्यार्थी पहुंचता है, एमए पास करके निकलता है या बीएड का पास करके निकलता है, तो मैं मान सकता हूं कि वो 3 ईयर में अपने सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी जीके जीएस में वो बेहतर होता है। दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं उसने आज तक तैयारी की होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विषय बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो कॉमन पेपर होता है उसमें हम कमजोर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसी शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, किसी ऐसी जगह से जुड़ सकते हैं जहां से इनमें से कोई बिंदु हमारा कमजोर है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कम से कम न्यूनतम पुस्तकों का चयन करें, कम समय में किसी चीज को समझ सकें, इस प्रकार की रणनीति बनाएं, समय का प्रबंधन करें और हो सकता है कि तो हम लोग जो 8-8-8 के फॉर्मूले को जो है अप्लाई करें लाइफ में। ये एक स्थिति हो सकती है जिससे हम पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। और एक खास बात, जब एक बार किसी पाठ्यक्रम को हम पूरा कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं 3 माह,
वैसे जनरली अगर कोई विद्यार्थी अपनी रणनीति बनाता है तो मैं सोचता हूँ 3 से 4 माह में किसी भी प्रकार के कोई विषय को लेकर बैठता है तो दोनों पेपर को कंप्लीट किया जा सकता है। इस बात को यूं कहा जा सकता है कि अगर इस पहले प्रश्न पत्र को बात करें कि जिसमें 75 प्रश्न होते हैं तो मैं मानता हूं कि यह करीबन 200 से 250 घंटे का समय इसमें लग सकता है और इसको पूरा किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए 10 घंटे प्रतिदिन मान लिया जाए ना तो ये फिर 20 दिन में ही पूरा हो जाता है, 25 दिन में ही पूरा हो जाता है। लेकिन अगर ये मैं मान लेता हूं कि 4 घंटे का अध्ययन मेरा प्रतिदिन का रहता है इस विषय के लिए तो करीबन 200, 250, 300 घंटे का समय अगर मैं लूं तो आप जानते हैं 4 घंटे से 1 माह में 120 घंटे बन जाते हैं और करीबन 2 माह में पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। इसी तरीके से लगभग शिक्षक अपना पाठ्यक्रम पूरा करते हैं 200 से 250 घंटे के दौरान। तो इसे भी हम मान सकते हैं कि करीबन मैक्सिमम रूप से देखा जाए तो ये जो दोनों ही पेपर है 500 से लगा करके 600 घंटे में इसको पूरा कर सकते हैं। और इस स्थिति से अगर हम एक एवरेज लगाते हैं तो साथियों 8 घंटे की पढ़ाई से 1 माह में ही जो है 8 गुणा 3 करेंगे तो 240 हो जाते हैं। 8 गुणा 3 240 हो जाते हैं, यानी कि 240 घंटे 1 माह में बन सकते हैं। तो 2 माह में आप समझ सकते हैं 500 घंटे के पास पहुंच सकते हैं, यानी कि 2.5 महीने में हम पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं और मासिक रूप से पाक्षिक रूप से हम उसका रिविजन भी कर सकते हैं। खैर, तो साथ में जब पाठ्यक्रम को पूरा करें तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उसको अपने शॉर्ट नोट के रूप में लिखना चाहिए। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि समय हमारे पास में कम है, तो जिस आधारभूत पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसमें आप हाइलाइटर लगा लीजिए, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब दोबारा पढ़ें तो उन खास चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। ये मैंने एक पुस्तक कैसे पढ़ें उस वीडियो में भी इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है। दूसरी स्थिति यह है साथियों कि अभ्यास कैसे करें हम अभ्यास। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं हिंदी की बात करता हूं और मैंने हिंदी में एक जो है साथियों कहानी का अध्ययन किया है। मान लीजिए कहानी का मैंने अध्ययन किया है, तो अभ्यास करने का तरीका यह है कि कहानी के पूर्ण होते ही मैं उसके साथ में तो शॉर्ट नोट बनाऊंगा ही, मैं अपने नोट्स बनाऊंगा ही साथियों, लेकिन इस अभ्यास के लिए मैं जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, हमारे बहुचयनात्मक प्रश्न है, मैं उसको हल करूंगा। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास में 3 कहानियां हैं पाठ्यक्रम में, तो मैं इन 3 कहानियों को पूर्ण करने के बाद फिर से एक अभ्यास करूंगा, यानी इन तीनों से बनने वाले प्रश्नों को मैं फिर से देखूंगा। अब ये अभ्यास 2 तरीके से हो सकता है। एक तो यह कि जो हमारे ओल्ड प्रश्न पत्र हैं, जो पुराने हमारे पास में जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं या आरपीएससी की जो साइट पे दे रखे होते हैं, उन प्रश्न पत्रों को लिया जा सकता है। दूसरा यह, आप किसी अच्छे शिक्षक जो आपको ठीक लगता है उसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और खास ध्यान दीजिएगा, ऐसी टेस्ट सीरीज हमेशा आपको लेकर के पढ़ना चाहिए जिसको आवश्यकता लगती है। ये इस बात की तरफ भी ध्यान दें, हर कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है टेस्ट सीरीज से जुड़ जाए, नहीं, आज इस टेस्ट सीरीज से जुड़ गए, कल उससे जुड़ गए, परसों उससे जुड़ गए, बिल्कुल कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो क्या करें, पहले चयन करें कि किस शिक्षक के साथ जोड़ करके हम तैयारी करें। कोई बात नहीं, शिक्षक के साथ नहीं जुड़े, मार्केट से अगर कोई ऐसी पुस्तक मिलती है जो पुराने प्रश्न पत्रों की है, उसके साथ जोड़ करके उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए जिसमें सॉल्यूशन दिया गया हो, व्याख्या दी गई हो, और व्याख्या में उसने स्रोत लिखा हो कि ये मैंने जो आंसर उठाया वो कहाँ से लिया है, उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो अभ्यास होता है वो बेहतर तरीके से हल करवाता है। और वास्तविकता यह है कि इस पूरे अभ्यास को, इस पठन की पूरी प्रक्रिया को जब चैप्टर पढ़ते हैं तो साथियों अध्ययन के बाद अगर कहीं अभ्यास दिया गया है तो उसको ठीक करना चाहिए। अभ्यास के बाद जो है साथियों पुनः अध्ययन आता है और पुनः अध्ययन के बाद फिर से अभ्यास आता है। अगर इस क्रम से हम चलते हैं तो मैं मानता हूं कि हर एक शिक्षण बिंदु को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, उसको अच्छे तरीके से अभ्यास से सीखा जा सकता है। अब आप में से कोई साथी कह सकता है क्या सर आपने ये थ्योरी अपनाई है? हाँ बिल्कुल, हमने इस तरीके से अभ्यास भी किया था, क्योंकि उस ज़माने में जब मैं अपनी तैयारी करता था साथियों तो टेस्ट सीरीज़ का ऐसा कोई ज़माना नहीं था, ऑनलाइन पढ़ने का भी ऐसा कोई ज़माना नहीं था। हाँ, शिक्षकों के हम जरूर संपर्क में रहते थे, उनका आशीर्वाद रहता था, उनसे बात करते थे और बताए हुए तरीकों को हम लोग फॉलो भी करते थे। इससे हमको ये लाभ मिलता था कि आत्मविश्वास तो बढ़ता ही था, साथ में हमारे पढ़ने का जो तरीका है, प्रश्नों को हल करके जो ठीक अंक आने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
और जो है आगे हम बढ़ने का अभ्यास कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ना चाहिए। यदि मार्केट में कहीं पर ऐसी कोई अभ्यास पुस्तकें आती हो, कैसी ऐसी कोई अभ्यास पुस्तक आती हो तो उसको लेना चाहिए, उसके माध्यम से हल करना चाहिए। और एक खास बात यह, कई साथी क्या करते हैं कि किसी शिक्षक की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करते हैं और उसमें समय दिया गया है कि इसको 2.5 घंटे में पूरा करो, ये 150 प्रश्न है। तो प्रतियोगी परीक्षा में ये 2.5 घंटे हमारे कम पड़ते हैं जब हम हॉल में बैठे हैं परीक्षा भवन में। लेकिन कहीं जाकर के जब हम किसी टेस्ट सीरीज को हल कर रहे होते हैं तो हमको पता नहीं कहां से इतनी जल्दबाजी रहती है। ये बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं मैं। हम लोग उस 2.5 घंटे के समय उसको 1.5 घंटे में मैं तो हल न करके उसको पौन घंटे में पूरा कर लेते हैं, आधे घंटे में कुछ लोग गोले भर के भाग जाते हैं। अरे भाई, उसको बड़ा धैर्य से हल करना चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार की चूक हमसे नहीं हो। तो कुल मिलाकर के जब हम किसी टॉपिक को पढ़ लें तो उसके बाद उसका अध्ययन करें, इकाई पूरी हो जाए तो फिर से अध्ययन करें। और यदि साथियों कोई भाग पूरा हो जाए, जैसे कि 4 भाग है फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के लिए, तो एक भाग को पूरा करने के बाद फिर से उसको उसका टेस्ट देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये पढ़ना, फिर अभ्यास करना, साथ में शॉर्ट नोट बनाना, और जैसे ही पता चलता है कि कल मैं टेस्ट दूंगा तो उससे पहले हमारे जो शॉर्ट नोट बने हुए उसको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि उससे हमारा रिकॉल एंड रिविजन हो जाता है। ठीक बात है। तो दूसरी बात थी कि हमको अभ्यास कैसे करना चाहिए, और अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से ही स्वयं का मूल्यांकन होता है, याद रखिएगा। और स्वयं के द्वारा जब स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है, मेरी दृष्टि में परीक्षा ही गुरु होती है, इस बात को मान करके चलिएगा। कोई कहता ना सर सबसे बड़ा गुरु कौन है, तो मैं कहता हूं तत्स्थिति होने वाली परीक्षा हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, और वही हमको सबसे बड़ी सीख देता है। खैर, अगला एक बिंदु है प्रश्नों का स्तर कैसे जांच करें, कि मैं जिन प्रश्नों को हल करता हूं क्या वे प्रश्न वास्तव में आरपीएससी के आने वाले प्रश्न पत्र के उस स्तर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो अभ्यास में हल कर रहा हूं क्या वे प्रश्न उस स्तर के हैं कि या नहीं है। वैसे कठिन और सरल प्रश्न की परिभाषा मैं बड़े अलग दृष्टि से देखता हूं। यदि मैं किसी बात को जानता हूं, किसी प्रश्न का आंसर जानता हूं, तो मेरे लिए वह बहुत ही सरल माना जाता है। और यदि किसी बात को मैं नहीं जानता हूं, किसी प्रश्न को मैं हल नहीं कर पाता हूं, तो और व्यक्ति के लिए वो सरल हो सकता है, पर वो प्रश्न मेरे लिए कठिन ही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रश्नों के स्तर को जांचने के लिए साथियों, मैंने जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर जो है, उस फर्स्ट पेपर में गत परीक्षा का जो विगत परीक्षा हो गई है, उस विगत परीक्षा का प्रश्न पत्र लूंगा, और उस प्रश्न पत्र में मान लीजिए कि 75 प्रश्न जो होते हैं, उन 75 प्रश्नों से एक से लगा करके जब मैं 75 तक जाऊंगा, तो मैं ये देखता रहूंगा कि अगर ये हिस्ट्री का प्रश्न है तो ये किस प्रकार की जानकारी हमसे पूछ रहा है, वैसा ही प्रश्न मुझे तैयार करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के साथ बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये 5वां प्रश्न आपके हिंदी का है, और हिंदी में भी आपको उपसर्ग का दे दिया गया है, और उपसर्ग में क्या पूछा है कि भिन्न उपसर्ग बताइए। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से भिन्न उपसर्ग का चयन कीजिए। जैसे ऐसे 4 आंसर आगे, पहला हो गया अत्यंत, दूसरा हो गया जैसे अतिथि, तीसरा हो गया जैसे अतीत, और चौथा हो गया जैसे अतिरिक्त। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि इन सब को देखेंगे तो आपको ये एक जैसी स्थिति दिखाई देगी। अगर हम लोग इसको हल करने का अगर तरीका लें तो साथियों, संधि विच्छेद करने से यहां अति उपसर्ग निकलेगा। इसी तरीके से अतिथि में देखिए, दिख तो रहा है अति, लेकिन यहां पर उपसर्ग कौन सा है, अ। और अतीत में विच्छेद करने से दीर्घ स्वर संधि से अति उपसर्ग निकलेगा, और यहां संयोग विच्छेद करने से हमारे पास में अति उपसर्ग आएगा। अब ये आइडिया जिसको समझ में आएगा ना, वो प्रश्नों की कठिनता के स्तर को समझ सकता है। क्या खास बात है कि सर अगर कहा कि भिन्न उपसर्ग चुनिए, तो ये अति, अति और अति, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनमें से मात्र 2 नंबर वाला जो एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है गुरुजी, जिसमें अ उपसर्ग है, तब आपको अपना गोला आंसर नंबर 2 में फिल करना चाहिए। ये स्थिति हमारे समझ में आती है। तो इस तरीके से जब अगर हम आगे बढ़ते हैं साथियों, तो मेरा मानना है कि आपको ठीक तरीके से अंक प्रश्नों को हल करने की एक समझ विकसित होती है, और यह समझ आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी एक स्मार्ट सोच देती है, एक स्मार्ट आइडिया देती है, और उस प्रश्नों के कठिनता के स्तर को समझने की स्थिति बनाती है। पुराने प्रश्न पत्र यदि 3 परीक्षाओं के देख लेते हैं, 2 परीक्षाओं के देख लेते हैं, और 1 से 75 तक के प्रश्नों के विषय में अगर आप बात करेंगे ना,
तो आपको सटीक रणनीति समझ में आ जाएगी, प्रश्न कैसे आएंगे, मुझे हल कैसे करने होते हैं। कभी कभी तो आपको लगेगा कि इतना सरल प्रश्न कैसे आ सकता है, लेकिन जो परीक्षा दे के आया ना उसको पूछो ये तुझे सरल लगा था क्या परीक्षा भवन में, चूंकि उसने इस स्तर को नहीं समझ पाया और कैसे प्रश्न होते हैं। अच्छा, एक आरपीएससी का एक बड़ा पैटर्न है, आपको कभी समझ में आया हो तो ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बताता हूं अपने लाइव सेशन में कि आरपीएससी जब प्रश्न करती है ना, तो प्रश्न के अंत में जो क्रिया होती है ना, इस जगह पर बड़ा कमाल कर देती है। क्या लिख देती है? गलत नहीं है, तो यही लिख देते सही कौन सा है। कई बार लिख देते हैं सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है तो सीधा लिख देते ये गलत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जहां क्वेश्चन मार्क लगा होता है उस जगह पर जो हमसे पूछा गया है, जिसका ध्यान इस जगह पर जाएगा वो प्रश्न की स्तर को अच्छे से समझ पाएगा। समझ रहे हैं ना? हम सीधा सा प्रश्न ये पढ़ लेते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमसे सुम्मिलित पूछा है, असुम्मिलित पूछा है, संगत पूछा है, असंगत पूछा है, शुद्ध है या शुद्ध नहीं है ऐसे पूछा है। ये प्रश्न की मानसिकता की तरफ अगर आप ध्यान जाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो सामान्य स्तर का नॉलेज रखता है वो भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न हल करने की स्थिति में आ जाएगा। जो उसके प्राय गलत होते हैं, घर आने पर पता चलता है। अगर ये 5 गलत न होते ना, यदि ये 5 प्रश्न गलत न होते ना, तो 5 गुणा 2 बराबर 10 अंक तो ये बढ़ जाते, और 5 इंटू 6 करीबन करीबन ये 4 अंकों का मैटर जो था, ठीक है ना, वो मेरा ठीक हो जाता। आपको पता है 5 प्रश्नों के गलत हो जाने से नुकसान कितना हो जाता है? करीबन करीबन 7 प्रश्नों जितना जो है हमको नुकसान हो जाता है। ठीक बात है। तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो करीबन 13.5 के आसपास, लगभग लगभग, ये गणित आप लगा के देख सकते हैं, लगभग हमको 13 से 14 अंकों का नुकसान यहां पर सुधारा जा सकता है। अब आप अंदाज लगाइए कि मेरिट में जो साथी 1 नंबर से, आधे नंबर से, दशमलव से चूकते हैं, वे साथी अगर 5 प्रश्नों को अपनी धैर्य से प्रश्न पत्र को हल करने से अगर अंक ला सकते हैं, तो फिर यह अभ्यास क्या सिखाता है? अभ्यास यही सिखाता है। अभ्यास कॉन्फिडेंस देता है, अभ्यास धैर्य देता है, अभ्यास प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक स्मार्ट आइडिया देता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि प्रश्न पत्रों को हल करने से हमारी रणनीति सुदृढ़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो अभ्यास पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, प्रश्नों की कठिनता के स्तर को समझें। अब एक स्थिति बनती है, सर रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने का एक स्मार्ट आइडिया क्या हो सकता है साथियों? मान लीजिए कि मैं इतिहास का अध्ययन कर रहा हूं और इतिहास में मैं मारवाड़ जो है का अध्ययन कर रहा था, या मैं मुगल पढ़ रहा था, या मैं मेवाड़ से संबंधित स्थिति पढ़ रहा था। जैसे ही एक पाठ पूरा होता है साथियों, तो मेरे जो शॉर्ट नोट होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उसको मैं साप्ताहिक रूप से पढ़ूंगा। ठीक बात है। इसके बाद जैसे ही मैं अगला, इसके बाद मान लीजिए मेवाड़ का अध्ययन कर लेता हूं, या मैं भूगोल के किसी एक पाठ का अध्ययन कर लेता हूं, तो पुनः 1 सप्ताह के बाद मैं उसको 1 घंटे, आधे घंटे में उसका रिवीजन करूं, या फिर 10 से 15 दिन बाद मैं उसको 1 या 2 घंटे, 4 घंटे दे करके फिर मैं जो पहले पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करूं। यह समझा जा सकता है। हिंदी के लिए एक बेहतर आइडिया हो सकता है। मान लीजिए कि हिंदी का आदिकाल मैंने पढ़ लिया है और अब मैं चला गया हूं भक्ति काल में, और भक्ति काल को पढ़ने में मुझे मान लीजिए 5 दिन लग गए हैं। अब मैं क्या करूं, 5 दिन पूरे होते ही मैं भक्ति काल के जो शॉर्ट नोट्स बना रहा था उस नोट्स का मैं रिवीजन करूंगा, और साथ ही जैसे ही 15 दिन पूरे होंगे तो मैं आदिकाल के नोट्स और भक्ति काल के नोट्स दोनों का मैं एक बार रिवीजन करूंगा, चाहे मुझे उस दिन पूरा दिन ही क्यों नहीं देना पड़े। क्योंकि हमारे माइंड की एक स्थिति होती है, अगर एक चीज को मैं एक बार पढ़ करके शाम को वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लूं, फिर 3 दिन बाद और रिवीजन कर लूं, या फिर मैं 7 दिन बाद रिवीजन कर लूं, और या फिर मैं 15 दिन बाद रिवीजन कर लूं, फिर आगे आगे भले ही आप 1 माह से रिवीजन कीजिए या 2 महीने से रिवीजन कीजिए। तो बार बार अगर किसी चीज को देखते हैं तो हम भूलते नहीं हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो हमें उस बात को क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों को बार बार देखने की एक आदत डालनी चाहिए। ऐसा रिवीजन करने से हम लोगों के मस्तिष्क में वह चीज स्थायी हो जाती है, और उस स्थायी समझ का हमें लाभ प्रतियोगी परीक्षा के उस परीक्षा भवन में सबसे अधिक देखने को मिलता है। ये स्मार्ट स्टडी जो लोग करते हैं, बस इसी प्रकार के कुछ नियम, इसी प्रकार के कुछ छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, इसी से हमारी स्मार्ट सोच भी जो है बनती
जाती है। तो कुल मिलाकर के रिवीजन की तरफ भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो साथियों यदि हम लोग बात करें तो कुछ विशेष बातों की तरफ हमने देखा कि हम जो है कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, किस तरीके से हम अभ्यास करें, किस तरीके के प्रश्न आएंगे और हम रिवीजन कैसे करें। यदि हम इन 4 बिंदुओं की तरफ भी अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये बात है। अब एक विषय ये समझा जा सकता है कि अगर इन 4 नियमों को इस्तेमाल करें, इन 5 नियमों को इस्तेमाल करें तो साथियों हम सक्सेस की तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। कभी आपने ध्यान दिया हो दोस्तों कि कुछ विद्यार्थी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते जा रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया, थर्ड ग्रेड में भी हो गया, फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया, क्योंकि वो इस तरीके से लगातार जो है लंबे समय तक इस रणनीति को फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सफल होते जाते हैं। खैर, इतनी लंबी बातचीत आप लोगों से इसलिए की गई साथियों कि स्कूल लेक्चरर अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती होती है, लेकिन याद रखिएगा यहां प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो कम होती ही है, साथ ही यहां पर वे लोग भी होते हैं जो पहले से थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लगे हुए होते हैं। तो यह हेल्दी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा करते हैं कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना है वो बड़ा कठिन है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनना होता है वो काफी आसान होता है। तो कुछ साथी थर्ड ग्रेड की परीक्षा में रह जाते हैं लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पास कर जाते हैं। वो इसी स्मार्ट सोच और इसी स्मार्ट स्टडी का जो है परिणाम उनके सामने आता है। खैर साथियों, आप लोगों ने मुझे इतना सुना, मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप सब तक पहुंच गई होगी और आप अपनी रणनीति को बदलेंगे और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में आपको जल्दी ही जो है सफलता मिलेगी, आप सबका चयन होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में कि मेरा वीडियो आप सबके लिए लाभदायक होगा और आप सबके भविष्य में जो है सुखद स्थिति बनेगी। साथियों, ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस लेकर आपके साथ आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।